सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का अध्ययन कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारोपी परिवार। तो आज हम पेज नंबर 6 से पढ़ेंगे भारोपी परिवार को। तो आइए देखते हैं। भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार और भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो हमको क्या मिला, जो भारोपी परिवार है इसको किन किन नामों से जाना जाता है, तो इंडो जर्मनिक कहते हैं, आर्य परिवार कहते हैं और भारत हित्ती परिवार कह रहे हैं। ठीक है, तो भारत धन यूरोपी है ना, भारोपी बना है, भारत और यूरोपी आ जा रहा है। तो इसी भारत से आप याद रखिए, जब भारत और यूरोपी कह रहे हैं तो इंडिया से इंडो जर्मनिक याद कर लीजिए। और आर्य पहले भारत में आए थे तो आर्य कह लीजिए, आर्य परिवार भी कहते हैं। और इसमें भी भारत लगा हुआ है, भारत और हित्ती, तो भारत हित्ती परिवार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के एक एक शब्द हमको भारत से कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे भारोपी शब्द है तो भारोपी में भी भारत आया है, भारत धन यूरोपी है, तो उसी में से आप इंडिया करके इंडो जर्मनिक याद कर लीजिए। और इसी को जब इंडिया वाला आ जाएगा तो एक पार्ट कहते हैं ना कि भारत में आर्य आए थे सबसे पहले, तो आर्य से आर्य परिवार हो गए और दूसरा नाम इसका आर्य परिवार हो गया। और तीसरा नाम जो हम भारोपी को कह सकते हैं तो भारत हित्ती परिवार हो गया। तो ये तीन नाम हमको भारोपी के मिलते हैं। जब भारोपी है इसकी जो शाखाएं हैं वो कितनी है, कह रहे हैं 10 शाखाएं हैं। भारोपी जो है उसकी कितनी शाखाएं हैं, 10 शाखाएं हैं। और जिसमें ध्वनि के आधार पर सतम और केतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। अब किसी परिवार की जब 10 शाखाएं हो जाएंगी तो उसको बांटा जाएगा कि ये बड़ा हो गया करके ना। तो भारोपी परिवार की भी 10 शाखाएं हो गई थी, बड़ा परिवार हो गया था, 10 शाखाओं में बांट दिया गया। तो जब 10 शाखाएं हुई थी तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको ध्वनि के आधार पर किया, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न बनता है कि भारोपी परिवार को ध्वनि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, एक हो गया सतम और एक हो गया केतुम। तो ये चीज़ हमको याद करनी है। एक छोटा सा डायग्राम याद रखिएगा दिमाग में कि जो भारोपी परिवार है ये 10 शाखाओं में था। तो जब 10 शाखाएं ज़्यादा लग रही थी तो एक ध्वनि के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो एक में 4 परिवार डाल दिए और एक में 6 परिवार डाल दिए। जिसमें 4 परिवार डाले वो सतम कहलाया और जिसमें 6 परिवार डाले वो केतुम कहलाया। ठीक है, तो सतम और केतुम करके 2 पार्ट, क्योंकि 10 शाखाएं ज़्यादा हो गई थी। और जब 10 शाखाएं ज़्यादा हुई तो ध्वनि के आधार पर, आप ही बताइए ना, जब 10 शाखाएं एक साथ होगी तो ध्वनि ज़्यादा होगी ना, तो ध्वनि के आधार पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट का नाम रखा सतम और एक का नाम रखा केतुम। जो सतम परिवार है उसके अंदर 4 भाषा परिवार दिए, 4 भाषा परिवार उसके अंदर डाल दिए। और जो केतुम है उसको 6 परिवार दे दिए। ठीक है, ऐसे हमको याद रखना है। अब सतम जो वर्ग है उसके अंदर कौन कौन आते हैं ये हमको याद रखना है। तो इसके अंदर आता है एक भारत ईरानी परिवार, एक है बाल्टो स्लाविक परिवार, एक है अर्मीनी परिवार और एक है अल्बानी परिवार। तो ये 4 परिवार हैं, सतम में गए। और जो केतुम है उसको कैसे पढ़े हैं, एक जर्मनिक है जिसको ट्यूटानिक भी कहते हैं, एक केल्टिक है, एक ग्रीक है, एक तोखरी है, एक हिटाइट है और एक इटालिक है। तो ये 6 परिवार रखे हैं केतुम में और 4 डाल दिए सतम के अंदर। ठीक है, अब ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बहुत जटिल होता है इसको समझना। तो इसके लिए एक ट्रिक ही हम बना सकते हैं कि सतम में क्या है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये जो अमीर शब्द दिख रहा है ना, अर्मीनी दिख रहा है, मतलब एक आपको दिमाग में रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ये अमीर है, ठीक है, अमीर है, अमीर करके याद कर लीजिए इसको। और ये अंबानी आप पढ़े हुए हैं ना, अमीर अंबानी है। तो इसने क्या किया था, भारत और ईरान को 7 बाल्टी दी थी। ठीक है, तो सिंपल सा है, ऐसे याद करिए कि एक जैसे एक अमीर क्या है, अंबानी है। ठीक है, अमीर अंबानी है। ठीक, अमीर इतना था कि इसने क्या किया, 7, ठीक है, 7 बाल्टी क्या किया था, 7 बाल्टी किसको दिए थे, भारत ईरान को दिए थे। ठीक है, भारत
ईरान को दिए। अब इसमें सोचिए इसको ज़रा, अब लगा के देखिए। अगर ये चीज़ याद हो गई आपको कि अमीर अंबानी ने 7 बाल्टी भारत ईरान को दिए, ठीक है। अब देखिए अमीर से कल्पना करिए, आपको अंबानी जी याद आ रहे होंगे, तो अमीर कौन थे? अमीर थे, अमीर तो है ही ना, तो अमीर हो गए कौन? अंबानी हो गए, है ना। कितनी दी थी इसने? 7 बाल्टी, ठीक है। कितनी दी थी? 7 क्या दी थी? बाल्टी दी थी। किसको? भारत और ईरान को, ठीक है। अगर ये ट्रिक याद हो गया, अब अमीर से आप अर्मीनी आराम से निकाल सकते हैं ना। अमीर से आप क्या निकाल लेंगे? अर्मीनी, ठीक है। अर्मीनी, अमीर के साथ मिल रहा है अर्मीनी, ठीक है। अंबानी से आप क्या निकाल लेंगे? अल्बानी, अल्बानी है ना एक लैंग्वेज, तो हमने अल्बानी याद कर लिया अंबानी से। 7 से हमने क्या याद किया? 7 से हमने सतम याद कर लिया, ठीक है। 7 से सतम हो गया। और बाल्टी से, बाल्टी दिए से क्या हो गया? बाल्टो स्लाविक हो गया। बाल्टी दी थी तो बाल्टो स्लाविक हो गया, ठीक है। बाल्टो स्लाविक हो गया। और जो लास्ट में बच रहा है, किसको दिया? भारत ईरान को दिया। तो भारत ईरान से क्या हो गया? भारत ईरानी परिवार हो गया। तो इससे ज़्यादा सरल शायद इसको समझने के लिए कुछ होगा भी नहीं, है ना। तो एक वो चीज़ हमको याद रहेगी कि जब सतम वाले 7 बाल्टी हमने याद कर रखी है सतम के लिए, है ना, 7 बाल्टी। तो जब जैसे ही हमसे कहें कि सतम के अंदर क्या है, तो पहले अमीर कहिए, फिर अंबानी कहिए, फिर कहिए इन्होंने 7 बाल्टियाँ दी थी। किसको दी थी? भारत ईरान को दी थी, है ना, भारत ईरान को दी थी। तो इसमें फिर उनका एक एक चीज़, अमीर के साथ से अर्मीनी निकाल लीजिए, और जो दूसरा हमने अंबानी कहा था उससे अल्बानी निकाल लीजिए। फिर उसके बाद 7 बाल्टी कहा था, तो 7 से सतम निकाल लीजिए, और बाल्टी से बाल्टोस्लाविक निकाल लीजिए। और किसको दी थी? भारत ईरान को दी थी। भारत ईरानी हो गया, जिसको हम आर्य करके जानते हैं, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा, जो अल्बानी है उसको इलीरियन भी कहते हैं, ठीक है। अंबानी जो है उसको इलीरियन भी कहते हैं, ये याद रखना है। और भारत ईरानी को आर्य कहते हैं। अब बात आती है केतुम की। केतुम, इसके अंदर जो है ये कठिन है, जैसे जर्मनिक है, केल्टिक है, ग्रीक है, तोखरी है, हिटाइट है और इटालिक है ना। अब सबके अपने अपने तरीका होता है पढ़ने का। तो अब याद कैसे रखें? हमको तो एक वर्ड दिया जाएगा कि ये किस में आती है, केतुम में आती है या सतम में आती है ना। तो अब उसमें हमने अगर ट्रिक थोड़ा सा याद कर लिया, जो एकदम जटिल लग रहा है, जो याद नहीं हो सकता, तो उसके लिए ट्रिक ही काम आएगी। तो यहाँ पे देखिए, जो ये इटैलिक है, ठीक है, इसको एक व्यक्ति बना लीजिए। क्या था? इटैलिक एक व्यक्ति है, ठीक है। इसने क्या किया ना, ये ग्रीक एक जगह है, यहाँ से केतली ली, ठीक है। ग्रीक से केतली ली, मतलब चुराई इसने केतली को, और चुरा करके ये क्या किया, ये जर्मनी से होते हुए तोखरी जा रहा था, ठीक है। याद रखिएगा, दो जगह आ रहे हैं, जर्मनी और तोखरी। कौन? ये इटालियन जो एक लड़का था, एक व्यक्ति था इटैलिक, इसने ग्रीक से एक केतली चुराई और जर्मनी से तोखरी जा रहा था, तो केतुम ने इसको हिट कर दिया। हिट कर दिया मतलब मार दिया, नहीं चुराने दी उसको केतली, ठीक है। तो इसको सिंपली समझिए कि एक इटैलिक व्यक्ति है। फिर से मैं एक बार डायग्राम बना रही हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो ये भूलेगा नहीं, है ना। तो क्योंकि केतु से भी, केतुम वर्ग से भी इसको जुड़ा जाएगा, ठीक है। तो इटैलिक क्या है? एक पर्सन है, एक व्यक्ति है इटैलिक, ठीक है। इसने क्या किया, ये ग्रीक शहर में गया तो वहाँ से एक केतली चुरा ली, जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रीक शहर से इसने केतली चुरा ली। जब ग्रीक से इसने केतली चुराई, तो वहाँ से केतली चुरा करके ये जर्मनी होते हुए तोखरी चला गया, ठीक है। जर्मनी से ये तोखरी चला गया, तो तोखरी में किसने इसको मार दिया था? केतुम ने इसको हिट मार दिया था, ठीक है। यानी कि केतुम जो वर्ग था, क्योंकि ये सब केतुम के अंदर थे, तो केतुम को जैसे ही पता चला तो इसने इसको तोखरी में क्या किया था? हिट मार दिया था। तो सारी भाषाएं निकल गई। अब दिमाग में थोड़ा एनालिसिस करिए कि हमने क्या कहा था। हमने कहा था एक इटालियन व्यक्ति था, तो इटैलिक हो गई, ठीक है। क्या कहा था? इटालियन व्यक्ति है कहा, तो इटैलिक एक निकल गई हमारी इटैलिक भाषा, ठीक है। ये कहाँ गया था? ये ग्रीक गया था, तो ग्रीक हमारी दूसरी निकल गई, ठीक है। ग्रीक में इसने क्या चुराई थी? केतली चुराई थी, तो केतली से हमारी केटलिक निकल गई, ठीक है। और केतली चुरा के ये कहाँ जा रहा था? जर्मनी से तोखरी जा रहा था, तो जर्मनी चौथी हो गई
और तोखरी जा रहा था तो तोखरी 5वां हो गया, है ना। अब केतुम आया यहाँ पे, क्योंकि केतुम के अंदर ही इतना सारा था तो केतुम को पता चल गया था। केतुम ने क्या किया, तोखरी पर इसको हिट कर दिया था, है ना। इसको हिट कर दिया यानी कि मार दिया इसको, तो हिटाइट यहाँ पे लैंग्वेज हो गई। अब ये हमारे 6 भाषाएं केतुम के लिए निकल गए, क्योंकि केतुम के साथ ऐड किए हैं। और वहाँ अमीर अलमानी के साथ 7 बाल्टी के रहा है तो सतम वहाँ पे जुड़ रहा है। तो अगर यहाँ से एक लैंग्वेज उठा के देखते हैं कि ये कहाँ पे है, तो हम आराम से लगाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था कि इटाली के एक व्यक्ति था जो ग्रीक से केतली लेकर के जर्मनी से तोखरी भाग रहा था, तो केतुम को पता चला और उसने उसको हिट मार दिया था, है ना। तो ऐसे हमको ट्रिक से याद करना है। आगे देखिएगा, अब ये दोनों जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सतम और केतुम जो पढ़ा, आशा करती हूँ आपको ये याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है। अब जो ये वाला पार्ट है ना, भारत ईरानी आर्य, इसको देखिए। इसको ग्रियर्सन ने क्या किया है, कह रहे हैं 3 उपवर्ग बना दिए इसके। अब ये चीज़ याद रखना, पहले यहीं पे प्रश्न बन रहा है कि किसका ग्रियर्सन ने भारत ईरानी के कितने उपवर्ग बनाए हैं, 3 बनाए हैं, ठीक है। एक को इन्होंने ईरानी कहा, अब इसी में से उठा लिया इन्होंने, ये ईरानी को 1 नंबर दे दिया, ईरानी कह दिया। दूसरे को इन्होंने क्या कहा, भारतीय आर्य भाषा कहा, ठीक है। दूसरे को इन्होंने भारतीय आर्य भाषा कहा, तो इसमें बचा हुआ पार्ट क्या है, आगे भारत है पीछे आर्य है ना। आप देख रहे हैं भारत और आर्य बचा हुआ है, ठीक है। तो तीसरे नंबर में भारतीय आर्य कह दिया इन्होंने, भारतीय आर्य भाषा, इन्हीं को उठा लीजिए। क्या कहा था, अगर आता है उसी को आप ध्यान रखिएगा जब एग्जामिनर वहाँ पे आ रहा है हमारा कि ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य को कितने उपवर्ग में बांटा है। इसको देखिए, भारत ईरानी आर्य, ऐसे ही पूछा जाएगा प्रश्न कि भारत ईरानी या आर्य को कितने उसमें बांट रखा है। तो जो ये भारत ईरानी ब्रैकेट में जो आर्य है, इसी में से आपको पहले ईरानी से एक बना लेना है, तो एक ईरानी हो गया, ठीक है। एक ईरानी कहा इन्होंने। और इसमें जो ये भारत और आर्य है, इसी से आपको तीसरे नंबर को पकड़ लेना है, तो ये क्या हो गया, भारतीय आर्य भाषा हो जाएगा, है ना। आगे वाले भारत से भारतीय उठा लिया और दूसरा आर्य है तो उससे आर्य भाषा उठा लिया, तो तीसरे नंबर की हमको ये मिल गई, ठीक है। अब बीच की बच रही है ना। जब ईरान ने भारतीय आर्य भाषा को लिया तो उसको दूसरे नंबर में क्या हुआ, दर्द हो गया था, तो दर्द हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है, ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा, ये 3 वर्गों में इन्होंने भारत ईरानी आर्य यानी आर्य भाषा को बांटा है, ठीक है। भारत ईरानी के इन्होंने कितने वर्ग करे हैं, 3, ठीक है। और देखिए यहाँ भी इन्होंने आर्य लिख करके दिया है, एग्जाम के पेपर में भी ऐसे ही लिख के आएगा। तो जो डिवाइड किया है भारत ईरानी को किया है, ठीक है। तो भारत ईरानी, एक ईरानी उठा लीजिए, एक भारत है तो भारत के साथ भारत आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा उठा लीजिए। बीच में भारतीय आर्य भाषा और ईरानी जब मिली तो उसमें क्या हुआ, दर्द हुआ, तो दर्द हो गया तीसरा, ठीक है। 3 इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। ईरानी साहित्य का जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, अब जो इन्होंने ये सबसे पहली वाली जो लैंग्वेज बताई थी ईरानी, है ना, तो इसका जो सबका एक अपना अपना धर्म ग्रंथ होता है ना, जैसे हम लोग अपना कहते हैं तो हमें ऋग्वेद वगैरह इनका नाम लेते हैं, वैसे ही जो ईरानी साहित्य है इनका जो धर्म ग्रंथ है वो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या कहलाता है, अवेस्ता कहलाता है, ठीक है। इसका समय याद रखिएगा, अवेस्ता, लास्ट में 7 जैसा आ रहा है ना, अवेस्ता को जब सता पढ़ रहे हो तो 7वीं शताब्दी ही है इसका समय, ठीक है। इससे आप जो ये लास्ट में आप जो ये सता शब्द आ रहा है आपके इसमें, इसी से आपको 7 जैसा लग रहा होगा, तो 7वीं शताब्दी इसका समय भी है। कभी अवेस्ता का समय पूछे तो इस सता से आप 7 याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने इसको अवेस्ता का समय क्या है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व बताया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अवेस्ता का अर्थ क्या होता है, तो अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र, ठीक है। जितने अगर आप धर्म की पुस्तकें कह रहे हो तो धर्म शास्त्र कर लीजिए। अवेस्ता मतलब जो अर्थ पूछा जाएगा, अवेस्ता का क्या अर्थ होता है, तो अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र। अवेस्ता को बैक्टीरियन की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद कहते हैं, ठीक है। अब अवेस्ता के नाम, ये प्रश्न इतना ही बनेगा कि इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये अवेस्ता है ना, ये किसकी भाषा है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हमको याद रखना है बैक्टीरिया की राजभाषा है, ठीक है। अब प्रश्न ऐसे उल्टा घुमा के पूछे तो पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया की राजभाषा क्या है, तब भी हमको याद रखना है कि बैक्टीरिया की राजभाषा अवेस्ता है, ठीक है। 2 तरह से घुमा के प्रश्न पूछ लें, दोनों तरह से हमको तैयार रखना है कि अवेस्ता किसकी भाषा राजभाषा है, तो बैक्टीरिया की ये राजभाषा है। या पूछ ले बैक्टीरिया की राजभाषा क्या है,
अवेस्ता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण इसको बैक्टीरियम नाम से भी जानते हैं। तो अवेस्ता का एक नाम क्या आ जाएगा? बैक्टीरियम। ठीक है, ट्रीयम। ठीक है, बैक्टीरियम याद कर लीजिएगा। और दूसरा, कुछ लोगों ने भूलवश इसको जिंद भी कहा है, तो अगर जिंद पूछते हैं किसका है तो आपको याद रखना है जिंद भी अवेस्ता को कहा जाता है। ठीक है, तो हमको अवेस्ता के 2 नाम मिल गए हैं, वो भूलवश ही हो, लेकिन जिंद नाम से भी अगर पूछा जाता है जिंद किसको कहते हैं तो भी हमको अवेस्ता ही नाम लगाना है, ये भूलवश है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण इसको बैक्टीरियम कहा जाता है। अब एक प्रश्न और क्रिएट होता है यहाँ पे कि अवेस्ता को बैक्टीरियम क्यों कहा जाता है। ठीक है, अवेस्ता को बैक्टीरियम क्यों कहा गया है, तो तब हमारा उत्तर आएगा कि बैक्टीरिया की भाषा होने के कारण, राजभाषा होने के कारण इसको बैक्टीरियम भाषा भी कहा जाता है। तो अवेस्ता से 2-4 प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको दोबारा से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अवेस्ता का अर्थ जो होता है वो शास्त्र होता है। अवेस्ता जो है ये ईरानी साहित्य का धर्म ग्रंथ है, और अवेस्ता जो है ये बैक्टीरिया की राजभाषा है, जिसके कारण इसको बैक्टीरियम नाम भी मिला हुआ है। और भूलवश अवेस्ता को क्या कहते हैं? जिंद भी कहते हैं। ठीक है, तो जिंद बैक्टीरियम भाषा और अवेस्ता को शास्त्र, ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। अब है महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। देखिए 2 बातें अलग अलग तरह से। अगर प्राचीन धर्म ग्रंथ, ठीक है, ये प्राचीन धर्म ग्रंथ, तब क्या हो जाएगा? अवेस्ता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, प्राचीन धर्म ग्रंथ मतलब अवेस्ता। ठीक, अगर राष्ट्रीय महाकाव्य पूछे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल या राष्ट्रीय वो, ऐसे ही राष्ट्रीय महाकाव्य ईरान का क्या है, तो वो शाहनामा है। शाहनामा जो फिरदौसी ने लिखा था। अब 2 प्रश्न दोनों अलग। ठीक है, अगर धर्म ग्रंथ पूछते हैं अवेस्ता, महाकाव्य पूछते हैं तो शाहनामा। ठीक है, तो शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी, राइटर का नाम है फिरदौसी। और ईरानी साहित्य का महाकाव्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ का महाकाव्य है? ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य। 2 प्रश्न है, ईरान का धार्मिक ग्रंथ अवेस्ता, ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य शाहनामा। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने। ठीक है, ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हमने कल पढ़ी थी योगात्मक और अयोगात्मक करके, हमारी जो आकृति मूलक भाषा परिवार था उसका जो डिवाइड किया था, उसको योगात्मक अयोगात्मक करके, फिर उसको अश्लिष्ट श्लिष्ट प्रश्लिष्ट करके, वो किसका था? आकृति मूलक का हमारा वंश वृक्ष था। तो ऐसे ही हमें मिल रहा है, आज हमको ईरानी भाषा का भी वंश वृक्ष मिल रहा है। तो इसको देखेंगे कैसे ये बटी हुई है, एकदम से ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2 वंश वृक्ष यहाँ पे मिल रहे हैं, एक आकृति मूलक का मिल गया है, अब एक ईरानी का मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों वंश वृक्ष हैं ये आपस में मिल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा ईरान के अंदर क्या आ रहा है। और आपने आकृति मूलक का वंश वृक्ष पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? उसमें हमने श्लिष्ट शब्द को पढ़ा है आकृति में, है ना। आकृति हमेशा श्लिष्ट होती है, तो श्लिष्ट में ही आप अश्लिष्ट और फिर श्लिष्ट और फिर प्रश्लिष्ट करके ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर उसके अलग अलग संयोगात्मक, वियोगात्मक या अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या फिर पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक करके वो डिवाइड अलग से हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपके एक खाका तैयार दिमाग में करना पड़ेगा। अब आते हैं ईरानी भाषा परिवार के वंश वृक्ष में। ठीक है, तो ईरानी जो भाषाएँ थी, ईरान है तो ईरान को इन्होंने दिशाओं के हिसाब से बांटा है करके याद कर लीजिएगा, है ना। वहाँ तो योगात्मक अयोगात्मक करके बांटे थे, आकृति योगात्मक होती है और मतलब अयोगात्मक होती है ना आकृतियाँ, लेकिन जो ये होती हैं, ईरान जो है ये दिशा के हिसाब से बटा है। तो एक पूरब दिशा, जैसे हम दिशाएं पढ़ते हैं पूरब पश्चिम करके, तो ये भी पूरब और पश्चिम करके 2 पार्ट में डिवाइड हुई है। ठीक है, अगर हम मुंह से सीधे बोलें, दिशाओं का नाम बोलते हैं, तो हमारे मुंह में फ्रंट में क्या आता है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सबसे पहले जो 2 नाम आ रहे हैं उसी 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर देंगे, पूरब पश्चिम, चाहे आगे और बगल में हो कोई बात नहीं। यहाँ जैसे पश्चिम पहले दिया है, पूर्व बाद में दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको पूर्व अगर पहले लिख रहे हो तो उसको जितना भी पूर्व का स्ट्रक्चर है उसको पहले लिख लो, और पश्चिम को बाद में आप स्टॉप कर दो, वो क्योंकि 2 ही बार में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो आप जैसे आपके मुंह में आ रहा है दिशाओं का नाम, वैसे ही आप ईरानी भाषाओं को बांट सकते हो। तो पूरा पश्चिम करके बांट दिया। ठीक है, अब आपने पूरा पश्चिम कर दिया,
पहले पूरब फिर पश्चिम करके एक डायग्राम स्ट्रक्चर दिमाग में कर लिया कि पूरब है फिर पश्चिम है। अब पूरब वाला लेंदी जाएगा, क्योंकि हर काम जो हम लोग कहते हैं ना पूरब साइड को, जैसे कहते हैं कुछ भी कार्य हो तो पूरब से मतलब सूर्य उदय होता है, तो हर कार्य ज़्यादा होते हैं उस साइड को, है ना। तो पश्चिम साइड को डूबता है तो थोड़ा कम होगा उधर को। तो ऐसे याद करेगा कि पश्चिम साइड में कम डेवलप हुई है भाषा और पूरब साइड में ज़्यादा विकसित हुई है, वहाँ पे पार्टीशन ज़्यादा हुआ है, ठीक है, पूरब की तरफ को। क्यों? क्योंकि ज़्यादा उजाला है, सूरज उदय होता है वहाँ से, तो वहाँ का भाषा का जो विकास हुआ उधर को ज़्यादा हुआ है। लेकिन पश्चिम वाला केवल 2 पार्ट में डिवाइड होके मतलब उसके 2 भाग हुए और वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जैसे वहाँ अयोगात्मक आगे नहीं बढ़ी, यहाँ पे पश्चिम आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है, 2 भाग होकर के रह जाती है। तो अब देखते हैं पश्चिम कौन से 2 भाग होके ठहर गई थी। तो ये है प्राचीन फारसी और मीडियन, है ना। तो जैसे ही प्राचीन फारसी पश्चिम में जैसे ही प्राचीन फारसी आई तो मीडिया ने उसको रोक दिया कि यहाँ नहीं चलेगी। ध्यान रखना, पश्चिम में प्राचीन फारसी आई तो मीडिया उसको रोक देती है कि नहीं, यहाँ ये सब नहीं चलेगा पश्चिम में, ठीक है। तो एक हो गया प्राचीन फारसी और एक हो गया मीडियन। तो मीडियन हमने मीडिया से जोड़ दिया है ना। जैसे ही प्राचीन फारसी पश्चिम की ओर चलाने लगे तो मीडिया बोली कि यहाँ ये नहीं चलेगा। तो प्राचीन फारसी और मीडियन ये 2 पार्ट वहाँ पे होकर के पश्चिम रुक जाती है। मीडिया ने रोक दिया तो रोक ही दिया फिर उसको, वो आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। तो एक प्राचीन फारसी हो गई। प्राचीन फारसी जैसे ही पश्चिम में चल रही थी तो मीडिया ने कहा ये यहाँ नहीं चलेगी तो स्टॉप कर दो। तो मीडियन और प्राचीन फारसी 2 होकर के रुक जाती है। अब जो पूर्वी है वो आगे बढ़ती है। देखिए वो कैसे बढ़ती है। वो पहले पूरब में अवेस्ता, देखिए धर्म ग्रंथ कहा था ना कि अवेस्ता क्या है, धर्म ग्रंथ है। पूरब क्या है, सूर्य के उगने वाला स्थान है, तो धर्म ग्रंथ उधर को सूर्य की साइड को जाएगा। तो पूरब से एक अवेस्ता निकली और एक सूरज आता कहाँ से है, जैसे हम पामीर कहते हैं ना, वहाँ का पठार, पामीर मतलब पठारों को या इसको कहते हैं। तो पठार को 2 मिनट के लिए कल्पना करो, पहाड़ है ना। तो धर्म ग्रंथ है, पहाड़ है, पहाड़ों से सन आता है, तो पूरब की साइड से सन आता है। तो जो है एक वहाँ पे पामीर है, पामीर मतलब एक पहाड़ है, और एक वहाँ पे धर्म ग्रंथ आता है। तो 2 पार्ट में हमारा पूरब वाला एरिया बटेगा। पहले धर्म ग्रंथ आएगा और एक पामीर आएगा। पामीर का नाम क्या होगा, मोगदियन, ठीक है, मोगदियन पामीर होगा। पामीर एक तरह से पठार को बोला जाता है ना। तो ऐसे दिमाग में करिए कि अगर धर्म ग्रंथ का नाम आ रहा है तो वहाँ से पामीर भी होगा, एक वहाँ पे पठार भी होगा जहाँ से सूर्य निकल रहा है, ठीक है। तो पामीर में पामीर का नाम होगा मोगदियन पामीर और धर्म ग्रंथ का नाम होगा अवेस्ता। तो ये 2 भाषाएं वहाँ पे हो गई, ठीक है। पूर्वी में एक अवेस्ता और एक मोगदियन पामीर हो गई। मोगदियन पामीर यहाँ पे ठहर जाती है। जो अवेस्ता होती है ये ज़्यादा चलती है। अभी हमने अवेस्ता वहाँ भी पढ़ा था कि वहाँ बैक्टीरिया की भाषा थी तो ज़्यादा वो हुई। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अवेस्ता ही बढ़ेगी और पामीर ठहर जाएगा पूरब में भी, ठीक है। तो जब अवेस्ता आगे बढ़ती है तो अवेस्ता हमारी कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट में ये जा रही है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि अवेस्ता के कैसे पढ़ेंगे इसको, इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए। अवेस्ता से जो निकल रही है पहले 2 प, ठीक है, पी से 2 हो गए, है ना, पी से 2 हो गए। तो पस्तो और पहलवी, आप ऐसे नहीं, ऐसे इसको पी से ना करिए क्योंकि पहले भी हमने पी से एक बना रखा है तो फिर भ्रमित हो जाएंगे। इसको प से करिए, है ना। प से 2 है तो प से 2 को आप ऊपर बनाते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, है ना। तो अवेस्ता से जो निकल रहे हैं पहले प से 2 निकल रहा है ना, फिर व से 2 निकल रहा है, ऐसे पढ़िएगा। और प से 2 क्या निकले, एक पस्तो हो गया, ठीक है, और एक पहलवी हो गया, पहलवी, ठीक है। 2 प से निकल गए तो दोनों का ग्रुप एक साथ याद, अवेस्ता से निकल रहे हैं, ठीक है। पहले पस्तो निकली, ठीक है, पहले पस्तो निकली तो पहलवी और पस्तो हो गया, ठीक। फिर इसके बाद 2 व से का मतलब है एक व है, इसमें एक ब है, ऐसे ध्यान रखिएगा। भले ही ब और व करके करें लेकिन आपको ऐसे ही याद करना है कि व से भी 2 थे। एक का नाम वर्गिस्ता था, क्या था, एक का नाम वर्गिस्ता था और एक का नाम बलूची था, एक का नाम क्या था, बलूची था। तो पस्तो पहलवी वर्गिस्ता बलूची हो गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, बलूची आपको नहीं लग रहा है कि बलूची मतलब बालू जैसा लग रहा है ना, तो बालू में क्या हुआ था,
बालू में क्या होगा, बालू के पास में क्या था, एक ओसेटिक था जिसमें क्या हुआ था, देव नाम का एक बच्चा कूद गया था, ऐसे याद रखिए ना, देवारी खुर्दी मतलब कूद गया था। बालू के पास में क्या था, ओसेटिक था एक, है ना, जैसे हम ओशियन वगैरह कह देते हैं, तो ऐसे ही याद करना, कल्पना करना कि बालू थी तो बालू के पास एक ओशियन टाइप में था, मतलब ओसेटिक था एक, ठीक है। ओशियन से कल्पना करिए, ओशियन होते हैं ना, तो उसी तरह से ओसेटिक था वहाँ पे बालू के पास में। तो जैसे ही बालू के पास में ओसेटिक था तो देवारी मतलब एक देव नाम के बच्चे ने क्या किया, उसमें कूद गया था, तो कूद से कुर्दी हो गया। तो इसको आप जोड़ के ऐसे ही पढ़िए, क्योंकि दो तो आराम से निकाल देंगे। अवेस्ता से दो निकले हैं तो आपको दिमाग में होगा कि एक प से निकाला था हमने, प से दो थे अवेस्ता से, और एक हमने व से निकाला था, व से भी दो थे। अब सोचिए कि हमने प से दो क्या याद किए थे, तो एक पहलवी था और एक पस्तो था, है ना। पहलवी पस्तो का आपका दो का ग्रुप निकल गया। फिर आपने कहा कि हमने दो से पढ़ा था, एक वर्गिस्ता था और एक वलूची था, है ना। वलूची थोड़ा बालू बालू जैसा लग रहा है, तो बालू था तो पास में एक ओशियन टाइप से, ओशियन को याद करके, ओशियन का कल्पना करके, जहाँ बालू होती है तो वहाँ ओशियन भी होते हैं ना, तो इस तरह से सोचिए कि बालू के पास में ओशियन, मतलब हमने ओशियन से याद किया था तो ओशेटिक था एक, है ना, ओशेटिक था। और उस ओशेटिक में थोड़ा सा पानी था, तो देव नामक बच्चा उसमें कूद गया था, तो देव नामक बच्चे से देवारी, और कूद गया से क्या हो गया, कुर्दी हो गया। ठीक है, ये सारी जितनी भी लैंग्वेज हैं अवेस्ता से निकली हुई हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ पर 2 2 4 2 6 7 भाषाएं जब ये अवेस्ता से निकल जाएंगी, तो फिर इसके बाद क्या होती है, केवल एक पहलवी यहाँ से आगे बढ़ती है, क्योंकि वो पहली है ना, नाम ही उसका पहली है, तो पहलवी है तो वो पहल करती है कि और आगे जाया जाए थोड़ा सा, और सारे रुक जाते हैं, केवल पहल करती है कि मुझे थोड़ा और आगे जाना चाहिए। तो पहलवी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक होता है हुज्ज्वारेस और एक होता है पाजद। ठीक है, अब ये दो ही हैं छोटे से, हमको इतना ही दिमाग में रखना है कि ये पहलवी से निकल रहे हैं, तो हुज्ज्वारेस है, हुज्ज्वारेस और पाजद। ठीक है, हुज्ज्वारेस और पाजद। ठीक है, पाजद पायल जैसी लग रही है और इसमें हुज्ज्वा में रेस लग रहा है, तो पायल पहन के रेस की थी, ध्यान रखिए, हुज्ज्वारेस और पाजद आ गया। ठीक है, इसी पाजद और हुज्ज्वारेस, इन दो लैंग्वेजों से हमारी क्या निकली, आधुनिक फारसी निकली। अब अगर प्रश्न बन गया कि आधुनिक फारसी कैसे निकली है, तब हमको क्या बताना है कि हुज्ज्वारेस और पाजद से हमारी आधुनिक फारसी निकली है। ठीक है, तो ईरानी से कितना उसने स्ट्रगल किया कि जब आधुनिक फारसी तक उसने लंबा सफ़र किया है, तो उतना होते हुए निकली वो। ठीक है, पहले पूरा पश्चिम में बटा, पश्चिम में स्टॉप हो गया, जो पूरब थी वहाँ से एक पामीर और एक पामीर को ले लिया हमने पर्वत को, पामीर में मोगदियर, जो मोगदियन करके पामीर था उसको रखा, और एक साइड हमारे धर्मग्रंथ, ईरान का जो धर्मग्रंथ था, क्योंकि हम ईरानी भाषा वंश पढ़ रहे हैं ना, तो ईरान का जो धर्मग्रंथ था अवेस्ता, वो आ गया। अवेस्ता 7 पार्ट में डिवाइड हो गई, उसके अंदर पहले पस्तो आई मतलब पहलवी और पस्तो हो गया, फिर व से इसमें 2 पार्ट आ गए, वर्गिस्ता और वलूची हो गया। जब बालू देखा तो साथ में ओशियन था, ओशियन वाले से ओसेटिक निकाल लिया हमने, और उस ओशियन में देव नाम का एक बच्चा कूद पड़ा, तो देव से देवारी हो गया, और कूद पड़ा से कुर्दी हो गया। ठीक है, इतनी जो लैंग्वेज हैं ये किसके अंदर आ जाती हैं, अवेस्ता के अंदर आती हैं। अब ये थक गए थे क्योंकि इतने पार्ट में 7 पार्ट में डिवाइड था, तो इसमें केवल एक ने पहल करी, जो पहल करेगा उसको पहलवी ही करेंगे, तो पहलवी आगे बढ़ी और इसने 2 पार्ट कर लिए। इसने रेस लगाया पायल पहन के, तो पायल से पाजद हो गया, और रेस लगाया से हुज्ज्वारेस हो गया। ठीक है, इसी हुज्ज्वारेस और इस पाजद से हमारी क्या निकली, आधुनिक फारसी निकली। तो फारसी निकलने का इतना बड़ा इनका जो स्ट्रक्चर है कि फारसी अंत में कैसे आती है, हुज्ज्वारेस और पाजद से आती है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं कि दरद शब्द का अर्थ पर्वत होता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि दरद करके किसने बांटा था, तो ग्रियर्सन का हम नाम पढ़े थे वहाँ पे, आपको याद हो रहा होगा, है ना। ग्रियर्सन ने बांटा था, जो भारत ईरानी परिवार था उसको बांटा था उन्होंने, भारतीय आर्य भाषा करके एक बांटा था, दूसरा उन्होंने दरद नाम दिया था, और तीसरा उन्होंने जो नाम दिया था वो क्या था, भारतीय आर्य भाषा, है ना। एक भारतीय आर्य भाषा, एक दरद और एक ईरानी करके 3 पार्ट में वो बांटे थे, तो उसी में उन्होंने नाम दिया था दरद। तो दरद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, यहाँ पे पूछा जाता है, तो दरद का अर्थ होता है पर्वत।
ठीक है, क्या होता है, पर्वत होता है। इसका नाम पैसाची प्राकृत भी है। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने दरद का एक हिसाब से पर्वत तो पढ़ा होगा, है ना, पर्वत तो पढ़ा है, हम निकाल लेंगे कि दरद पर्वत किसको कहते हैं, तो दरद को पर्वत कहा जाता है। लेकिन इसी को, इसका जो प्राचीन नाम था, जो पुराने समय में इसका नाम था दरद का, ये क्या था, तो पैसाची प्राकृत कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था दरद को, तो पैसाची प्राकृत। अब ये जो दरद है ना, इसके दो नाम हमको याद करने हैं। एक तो इसको पर्वत कहते हैं इसका अर्थ, और एक इसको हम पैसाची प्राकृत कहते हैं, जो पुराना नाम है इसका, ठीक है, प्राचीन नाम है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पैसाची प्राकृत किसको कहते हैं, प्रश्न बन सकता है, तो ये दरद को कहते हैं। उसका दरद का क्या है, प्राचीन नाम है, ये हमको बताना है। दरद भाषाओं का जो क्षेत्र है वो पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है, ठीक है। दरद कहाँ पर होता है, पामीर और पश्चिम, दोनों प से हैं, ठीक है। दरद का अगर क्षेत्र पूछते तो दोनों प से हैं, प से पंजाब है और प से पामीर है, ठीक है। पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब। पंजाब में भी कहाँ है, अगर पंजाब ऐसे जैसे हल्का फुल्का याद आ जाता है ना कि हमने पंजाब पढ़ा था और हमने एक पामीर पढ़ा था, ठीक है। पामीर और पंजाब आपको याद आ गया, तो जो इसके आगे शब्द है वो भी तो प से है, यानी कि पश्चिम वाला वो पंजाब है, ठीक है, पश्चिमोत्तर पंजाब हो गया। तो सारे दरद के जितना भी जो क्षेत्र है, कहाँ ये दरद बोली जाती है, तो प से ही है ना। तो प से पामीर, प से पश्चिमोत्तर और प से पंजाब, है ना। तो पश्चिमोत्तर पंजाब में बोली जाती है, पश्चिमोत्तर पंजाब का क्षेत्र है और पामीर का क्षेत्र है दरद का, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं। अब दरद को भी बांट दिया है, ठीक है। इसके उपवर्ग, इसके जो उपवर्ग करे हैं उसमें जो भाषाएं वो क्या क्या हैं, कह रहे हैं काश्मीरी, सीना, चित्राली, काफिर, कोहस्तानी आदि हैं। अब इतनी भाषाएं दरद के अंदर आ रही हैं। अगर दरद उपवर्ग में कौन कौन सी भाषाएं हैं हमसे पूछते हैं तो ये नाम हमको याद होना चाहिए। कश्मीरी है, सीना है, चित्राली है, काफिर है और कोहस्तानी है। अब इसमें आप ऐसे याद करिएगा, ये कश्मीर एक जगह हो गया, ठीक है, कश्मीरी है तो कश्मीर एक जगह हो गया। कश्मीर की कौन है, सीना और चित्रा करके दो लड़कियां हैं, ठीक है। कश्मीर में कौन है, सीना और चित्राली नाम की क्या है, दो लड़कियां थी, ठीक है। इन्होंने किसको देखा, एक कोहिस्तानी को देखा, कोहिस्तानी पर्सन है कोई, कोहिस्तानी को देखा तो उनको देख करके ये काफिर हो गई थी। काफिर कहते हैं डरने को, है ना। तो ऐसे ही ट्रिक लगा लीजिए। अब जो दरद उपवर्ग है ना, तो क्या कहते हैं, तो दरद उपवर्ग, दरद शब्द को ये दर्द बना लीजिएगा। जब ये काफ़ी डर गई थी तो इनको क्या होने लगा, खूब दर्द होने लगा, ठीक है, खूब दर्द होने लगा। तो अब आप सोचिए दरद के लिए आपने क्या क्या भाषाएं, दरद उपवर्ग में भाषा क्या क्या थी। तो हमने कहा कि हमने एक जगह यूज की थी कश्मीर, तो कश्मीर से कश्मीरी हो गया। वहाँ पे दो लड़कियाँ क्रिएट कर रही थी, तो लड़कियाँ कौन कौन थी, एक चित्रा थी और एक चित्रा से चित्राली थी और एक सीना थी, है ना। सीना और चित्राली दो लड़कियां थी। इन्होंने किसको देखा था, इन्होंने कोहिस्तानी को देखा था, तो एक लैंग्वेज कोहिस्तानी हो गई। और कोहिस्तानों को लेकर के क्या हुआ, ये काफिर हो गई थी, मतलब भयभीत हो गई थी। काफिर होना कहते हैं ना, डर जाना या भयभीत होना, तो उसको देख करके ये डर गई थी। जैसे ही इतनी डर गई थी तो इनको क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था, यानी कि दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इनको दर्द होने लगा भय से। तो दर्द से दरद उपवर्ग की ये भाषाएं हो गई। क्या क्या हुई, कश्मीरी, चित्राली, सीना, कोहिस्तानी और काफिर, और इसके बाद इनको दर्द होने लगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ईरानी वंश वृक्ष को यहाँ पे समाप्त किया। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। कल हम भारतीय आर्य भाषा पे आगे बात करेंगे। इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये 3 भागों में विभाजित है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक करके। तो प्राचीन को समझने में बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। जब ये भारतीय आर्य भाषा परिवार हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बहुत प्रश्न इससे बनते हैं। जो कच्चायन, मोगलायन वगैरह हम पढ़ते हैं सब इसी के अंदर आएंगे, है ना। तो इसलिए इसमें एक एक पार्ट करके 3 वीडियो इसके बनाऊंगी। तो पहले प्राचीन, फिर मध्य, फिर आधुनिक। तो मध्य वाला पार्ट इसमें ज़्यादा जाएगा और आधुनिक और प्राचीन थोड़ा कम कम है, और मध्य वाले को हो सकता है 2 पार्ट में पढ़ाऊँ। तो जैसे भी होगा उसको आगे पढ़ने के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा, अपना प्यार सहयोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।